तो बच्चों नेक्स्ट है हुमायूं के बाद। हुमायूं के एक्सपायर्ड होने के बाद उसका ग्रैंड सन, सॉरी उसका डायरेक्ट सन अकबर, उसका बेटा अकबर, उन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत शुरू की। इनका नाम था जलालुद्दीन अकबर। ओके, ये हमेशा से ख्वाब देखते थे और इरादा रखते थे कि उनकी एक बहुत बड़ी हुकूमत हो, उनका एक बहुत बड़ा किंगडम हो इंडिया में। ठीक है, सारी इंडिया पर उनकी बादशाहत हो, सारी इंडिया पर वो हुकूमत करे, उनका एक ख्वाब था। इस इंटेंशन के साथ उन्होंने हर एक मुमकिन कोशिश की, हर एक पॉसिबल कोशिश करते रहे, राजपूताना खानदान के साथ सपोर्ट करते रहे और सारे इंडिया के सारे बादशाहों के साथ वो हाथ मिलाने आगे बढ़े। बच्चों, कुछ बादशाह ऐसे होते हैं जो ताकत के बल पर, फोर्स के बल पर लड़कर, जंग करके हुकूमत को हासिल करते हैं, और कुछ बादशाह ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होकर एक ट्रीटमेंट के तौर, एक ट्रीटी के तौर पर, एक एग्रीमेंट के तौर पर बादशाहत को हासिल करते हैं। तो कुछ बादशाह ऐसे होते हैं जो दूसरे बादशाहों के साथ एग्रीमेंट साइन कर कर, मुआहिदा साइन कर कर उनके बादशाहत को अपनाते हैं। तो अकबर भी दूसरे बादशाहों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, ठीक है, दोस्ती का हाथ बढ़ाकर, न्योता देकर, इनविटेशन देकर, संदेश देकर ये कहा कि उनकी बादशाहत को अकबर के हवाले कर दें। बदले में उन्हें बहुत कुछ सिक्योरिटी मिलेगी, बहुत कुछ इनामात मिलेंगे, बहुत कुछ जागीरें जायदाद मिलेंगी। बहुत से बादशाहों ने इनकार किया। ठीक है, बहुत से बादशाहों ने उनके न्योते को, उनके प्रपोजल को इनकार किया। ठीक है, लेकिन बाद में बहुत से बादशाहों ने उनका इकरार भी किया। बट राणा प्रताप सिंह ऑफ मेवाड़ अपोज्ड, मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह, वो भी बहुत बड़े बादशाह थे, एक और बहुत मजबूत बहादुर जंगजू भी थे। अब चूंकि मेवाड़ के बादशाह ने अकबर के इस प्रपोजल को ठुकरा दिया, इस वजह से अकबर के दरमियान और मेवाड़ के बादशाह के दरमियान जंग हुई। उस जंग में मेवाड़ का बादशाह राणा प्रताप सिंह हार गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, हार गए जंग में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी हुकूमत को अकबर के हवाले नहीं किया। ठीक है, लेकिन चूंकि वो हार गए थे तो अकबर, जाहिर सी बात है, जो हार गया उसे अपनी दौलत, अपनी आर्मी, अपने बादशाह सब कुछ गंवा देना होता है। इसी तरह मेवाड़ के बादशाह की भी हुकूमत उसके हाथ से निकल गई। अकबर ने उसे गिरफ्तार करके अपने काम काज में रख लिया। ठीक है, उसके बाद उसने गुजरात पर, अकबर ने गुजरात पर, वेस्ट बंगाल पर, कश्मीर पर, काबुल पर, सारे इस सारी सरजमीन पर एक के बाद दीगर अपनी बादशाहत को एक्सपैंड किया। ठीक है, ओके, अकबर का अचीवमेंट। अब अकबर ने अपने बादशाह के हक में रहने वाले लोगों के लिए क्या क्या अचीवमेंट्स किए, क्या क्या कारनामे किए। अकबर वॉज एन एबल एडमिनिस्ट्रेटर एंड ए ब्रॉड माइंडेड रूलर। अकबर जो है एक बहुत ओपन माइंड का था, उसकी मेंटालिटी बहुत फैली हुई थी, यानी बहुत दूर तक सोचता था, उसकी सोच बहुत दूर तक थी, बहुत होशियार बादशाह था, बहुत चालाक बादशाह था, बहुत ब्रेव बादशाह था। ठीक है, उसने बहुत, उसके अंदर वो सारे गुण थे जो एक कामयाब बादशाह के अंदर होने चाहिए थे। ओके, वो एक महज़िब रूलर था। ठीक है, संजीदा मिजाज का आदमी था। उसने सारे मजहब को लेकर चलने की एक सोच दिलाई, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मजहब भी है, जैन मजहब भी, सिख भी है, बुद्धिज्म भी है, तो सारे मजहबों को लेकर चलना उसके फितरत में था।
और हिंदुओं पर जो एक टैक्स मुकर्रर किया गया था पिछले बादशाहों की तरफ से, जिसका नाम जिजिया था, जिजिया, उस जिजिये को इसने माफ कराया। ठीक है, वो जिजिया, जिजिया मतलब अगर हिंदुओं को अपने किसी पवित्र मंदिरों की यात्रा करनी होती तो बादशाह को पहले जिजिया देना होता था, टैक्स देना होता था, बादशाह से परमिशन लेना होता था, उसके बाद वो जाके मंदिर में पूजा पाठ कर सकते थे। इस बात को उसने इनकार किया, उसने खत्म कर दिया कि अब हिंदू जो है अपने किसी भी मंदिरों को जाने के लिए बादशाह की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से उसने सारे मजहबों को लेकर आगे बढ़ने की उसकी एक सोच थी। उसके खुद के महल में बहुत सारे बड़े बड़े मनसब पर, बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट पर हिंदू पंडितें, पुजारियां मौजूद थे, जो बड़े बड़े पोस्ट पे थे, बहुत बड़े बड़े मनसब पे थे। ठीक है, इसके अलावा अकबर ने इनकम के लिए, इकोनॉमी के लिए, फाइनेंशियल स्टेटस को अपलिफ्ट करने के लिए एक लैंड रेवेन्यू पॉलिसी स्टार्ट की। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी यानी जमीन पर टैक्स लगाना शुरू किया। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी उसने अपने जो रेवेन्यू मिनिस्टर है राजा तोदरमल, उसे अता कर दी। राजा तोदरमल को अकबर ने रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया, यानी अब वो तमाम टैक्स के मामला। और उसके दौर में ऐसा होता था कि अगर किसी के पास, वैसे तो हर एक के पास खेती बाड़ी हुआ करती थी, जितने भी किसान लोग हैं, अगर उनकी जमीन में अगर किसी साल अच्छी खेती हुई तो वो टैक्स ज्यादा दे, और अगर खेती कम हुई तो टैक्स कम दे। इस तरह का उसने रूल एंड रेगुलेशंस बनाए थे। ठीक है, खेती बाड़ी में अगर पीक फसल अच्छी रही, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, तो फिर बादशाह को ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। और अगर प्रोडक्शन कम हुआ बारिश ना होने की वजह से या जमीन खराब रहने की वजह से, तो प्रोडक्शन कम देना पड़ता था। इस तरह का रूल एंड रेगुलेशन अकबर ने निकाले थे। अब रिलीजन की बात जब आए तो अकबर के महल में एक बड़ा प्रेयर हॉल था, इबादत खाना। वहां पर हर रोज हर मजहब का स्कॉलर वहां पे रहता था। अब मुसलमानों की बात करें तो उलमाए किराम, आलिम दीन, हिंदुओं की बात करें तो पंडित हैं, क्रिश्चियन की बात करेंगे तो चर्च के फादर्स, ये सारे बड़े बड़े लोग, बुद्धिज्म के, जैनिज्म के, पारसीज्म के, सारे बड़े बड़े लोग वहां पर आते। दिन में बादशाह भी आता और मजहबी तालीमात पर डिस्कशन होता, रिलीजियस टीचिंग्स पर डिस्कशन होता था। ठीक है, सारे डिस्कशन के बाद बहुत हर रोज ये डिस्कशन होता था। ठीक है, बहुत साल तक ये डिस्कशन चलता रहा। उसके बाद अकबर बादशाह ने हर मजहब में से जो भी बात उसे पसंद आती है, हर मजहब में से वो बात एक अलग किताब में लिखवाता, अलग बुक में लिखवाता, और सारे मजहब के अंदर से अलग अलग बातों को जमा करके उसने एक नया दीन शुरू किया। उसका नाम है दीन इलाही। ठीक है, उस दीन इलाही में इस्लामी टीचिंग्स के भी कुछ बातें थे, हिंदुइज्म के टीचिंग्स के भी कुछ बातें थे, क्रिश्चियनिटी के टीचिंग्स के भी कुछ बातें थे, और जैनिज्म के टीचिंग्स के अंदर से भी कुछ बातें थे, बुद्धिज्म के टीचिंग्स के भी कुछ बातें मौजूद थे। तो मिक्सचर था सारे रिलीजन के टीचिंग्स का। उस मिक्सचर का नाम उसने क्या रखा? दीन इलाही रखा। ठीक है, ये था रिलीजन के बारे में। डिजाइनिंग और लिटरेचर में भी अकबर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसके महल में बीरबल, अबुल फजल और फैजी नाम के बहुत बड़े बड़े शायर हुआ करते थे। शायरी का शौक था अकबर को, बहुत बड़े बड़े शायर इसके थे। और एक अमर कवि जिसका नाम है तानसिंह, ठीक है, ये बहुत बड़ा सिंगर था उस वक्त का। ठीक है, बादशाह के महल में जितने भी फंक्शंस होते, उस फंक्शंस में तानसिंह जो है गाने गाता, गीत गाता, ठीक है, सॉन्ग्स सिंग करके
फंक्शन को सक्सेसफुल बनाता।